नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। उधमपुर में मशीनरा स्कूल को मिला नया भवन 12 साल बाद। कानपुर में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त। ग्वालपाड़ा में पैकन रिजर्व फॉरेस्ट से हटाया गया अतिक्रमण। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उधमपुर के मशीनरा प्राइमरी स्कूल को मिला नया भवन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनानी ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय मशीनरा को आखिरकार 12 साल बाद अपना नया भवन मिल गया है। शिक्षा विभाग की योजनाओं के तहत ये स्कूल अब शौचालय, पेयजल और बेहतर कक्षाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। उधमपुर की उपायुक्त सेनानी राय ने बताया कि पहले स्कूल के पास कोई स्थानीय भवन नहीं था, जिससे मौसम की मार के चलते पढ़ाई में बार बार बाधा आती थी। अब करीब 45 लाख रुपए की लागत से एक नया भवन तैयार कर लिया गया है, जिसमें 64 छात्रों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। डिफेंस फोर्स में क्या आपकी फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं? इस पर क्या जवाब देती है वाहिदा? और आर्मी ऑफिसर इन अवर विलेजेस, आई वांटेड टू बी लाइक देम। क्या बोलती हैं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे गांव में भी ऑफिसर्स आया करते थे, तो मैं उनको देख के पढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? हम क्या बनेंगे? बनेंगे ना। आपको अगर डॉक्टर दिखाई देंगे अपने आसपास, आपके मन में क्या होता है? जब आप उनके काम देखोगे, आप उनकी चीजें देखोगे, वो कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका मन क्या करता है? हम भी डॉक्टर बने, अपनी थी ना। ठीक है, छोटी बात। आज भी एक ऑफिसर बनना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस समय भी क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने स्कूल के टाइमिंग में मैं गर्ल इंटरव्यू दिया। क्या दिया? किसके लिए दिया? फोर्स में जाने के लिए। किसमें जाने के लिए? फोर्स। डॉक्टर तो वो बन गई, एमबीबीएस किया उन्होंने, डॉक्टर तो वो बन गई ना डॉक्टर, लेकिन उन्होंने किसमें जाना था? डॉक्टर। क्योंकि वो डॉक्टर है उसमें, तो उन्होंने उधर ही काम करना है। ठीक है, उसपे जवाब क्या देती है वाइदा? वेल, आई एम वेरी फाउंड, आई वांट टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। क्या बोला? कि मुझे अलग अलग जगह देखना बहुत, इसमें से एक हूँ। ठीक है, ये गर्व की बात है ना उसके लिए भी, उनके लिए भी एक गर्व की बात है कि भाई इतनी वुमेन्स में से मैं एक ही अपॉर्चुनिटी, जब मुझे ये चीज दी गई कि मुझे उधर जाना है, तो मैंने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने ये कोर्स सबसे पहले ली। इवन वांट टू गो इन अ सबमरीन, मेरा क्या मानना है कि मैं सबमरीन में भी जाऊं, पनडुब्बी में भी जाऊं। आई वांट टू डू एवरीथिंग विद पीपल
थिंक वुमेन कैन नॉट डू, क्या बोल नंबरिंग, बट whenever it is allowed I will certainly go, क्या बोलती है, लेकिन अभी at present क्या हो गया, अभी प्रेजेंट क्या हो गया, अभी इस समय क्या है, वुमेन में 10th पास कर लूं, 8th पास कर लूं, 10th 12th मैं उसके आगे भी पढ़ाई करूं, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हर एक से दुनिया के खिलाफ जाके मुझे पढ़ाया। माता पिता ने क्या किया, वो गांव छोड़ के बाहर चले गए। अब देखो यहाँ से भी, अब देखो पीछे अच्छे नहीं है। अभी तो हर जगह क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या आ गया, बड़े अच्छे हो गए ना पढ़ाई में। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आई समझ में। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, अब उन्होंने जो इंटरव्यू पूछना था मतलब कि अलग करने की ही सोची थी। तो अब देखो एक बच्चा क्या बोलेगा, मैं टीचर बनूंगा, तो पीछे पीछे दूसरे भी क्या बोलते। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये तीनों कितने हो गए, यहाँ पर किस, अब इनको जोड़ेंगे। इस देखो, अब इसको मोती समझ लो, ठीक है। मोतियों में इतने मोतियों में अब इतने मोती जोड़ने हैं, ठीक है। अब पूरे किलो कितने हो गए, ना जोड़े ना हमने। देखो इधर कितने थे, इसको क्या करना है, जोड़ना है, इससे जोड़ना है, ठीक है। अभी आपको स्कूल देखो 6 7 8 कितनी हो गई, इधर कितनी कॉपी बनाएंगे, 2 3 4 5 मैंने भी किया पक्का। कितनी थी इधर, कितनी कॉपी बनी थी, 11 बनी थी, मैंने कितने डाल दिए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने ना 11। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे नहीं, गौतम स्टैंड। ये बची जगह और सब लोगों के लिए खुशी की बात है। निरंतर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में हमारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने का प्रयास चल रहा है और इसी के तहत समग्र शिक्षा में भी कई सारे स्कूल्स में अपग्रेडेशन का, एडिशनल क्लासरूम्स का काम सैंक्शन हुआ, जिसमें अभी प्राइमरी स्कूल मशिरा में, जो कि चनैनी सब डिवीजन में पड़ता है, वहां पे कुछ 64 बच्चे पढ़ते हैं जिनको अभी तक अपनी डेडिकेटेड स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, मगर समग्र शिक्षा में इस बार 45 लाख का सैंक्शन उनको मिला और अब उनके पास अपनी डेडिकेटेड बिल्डिंग है। लगभग हमारे 12 से 13 स्कूलों में और काम ऐसा चल रहा है जहां पे एडिशनल क्लासरूम्स का और अपग्रेडेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का काम वहां किया जा रहा है। जब स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है पढ़ने का, और जब वो उनके पास एक टेम्परेरी बिल्डिंग रहती है तो वो कई बार वेदर की वजह से, मान लीजिए बारिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाके हैं, वहां पे वो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती थी, मगर अब उनके पास डेडिकेटेड अपनी स्कूल बिल्डिंग जिसमें प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, जब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है तो हमें आशा रखते हैं कि बच्चों का टर्न आउट अच्छा रहेगा और रिटेंशन वो रहेगा और स्कूल ड्रॉप आउट जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है वो कम होगा। स्कूल्स में अब वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है उसके, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो रही है, जिससे अच्छे टीचर्स भी, कई बार पहले होता था कि वो शहर के अराउंड ही पोस्टेड रहते थे, मगर अब रैशनलाइजेशन के बाद फार फ्लंग एरियाज में भी अच्छे टीचर्स जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जल जीवन मिशन के तहत स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जा रही है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से डेफिनेटली एनरोलमेंट में बढ़ोतरी देखी गई। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निर्मल ज्योति है। तो मैं इस स्कूल में 2014 में एज ए आरटी अपॉइंट हुई थी। तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मशीरा है। तो इस स्कूल में मतलब कि जब से मैं अपॉइंट हुई 2014 में, तो हमारा ये स्कूल बिल्डिंग लेस स्कूल था। तो स्कूल में मतलब कि एक छोटा सा रूम था, स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा थी स्टूडेंट्स की, तो हमें पढ़ाने में, बच्चों को बैठने में, हर एक चीज में मतलब बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे बारिश हुई तो बच्चों को बैठने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी, गर्मी होगी तभी भी प्रॉब्लम होती थी। पढ़ाने में हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जैसे कोई एक ट्यूशन पढ़ा रहा है उस हिसाब से हमने इतने साल काटे हैं वहां पर। तो साथ में हमारे स्कूल में क्या है कि जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है, मैं गर्ल्स की, वो बड़ी ज्यादा है।
तो यहाँ पर उस स्कूल में हमें वॉशरूम की फैसिलिटीज का भी बहुत मतलब की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लड़कियां भी थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट, इसके लिए हम गवर्नमेंट और मतलब जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबने सपोर्ट किया है हमें कि हमारी जो बिल्डिंग, हमें 11 इयर्स के बाद हमें ये बिल्डिंग मिली है। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें ये बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर हमें मतलब कि बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे बच्चे पढ़ रहे हैं, खुली जगह पे बच्चे बैठे हैं, बच्चों को कंसिस्टेंट नहीं होना पड़ रहा है। अब बच्चों को खुला मैदान है खेलने के लिए। अब बारिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे आराम से बैठते हैं। तो साथ में मतलब कि इससे क्या हुआ है कि हमारी जो लर्निंग स्किल्स है उसमें भी बड़ी इन्हेंसमेंट हुई है। तो बच्चे मतलब कि अब व्हाइट बोर्ड से, नहीं तो बच्चों को क्या था कि व्हाइट बोर्ड से मतलब कि पढ़ने का मतलब पता नहीं चलता था। अब उसको भी बच्चों के मतलब कि लर्निंग में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा इनहेंस हुई है सर। क्योंकि उधर क्या था कि मतलब कि बच्चे भी मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं होते थे इतने, मतलब कि इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है बच्चों का, क्योंकि एक जो सराउंडिंग होती है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों अब यहाँ पर जब से बच्चे आए हैं, हमने देखा है बच्चों का एंथुसियाज्म लेवल, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है। बच्चे अब खुल के मतलब कि पहले से बहुत ज्यादा मतलब कि उनकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है हमें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम इस जो 2025 में हमारी इनरोलमेंट अभी 64 है और प्री प्राइमरी की इनरोलमेंट भी 17 है। तो ये जो बिल्डिंग नहीं होने के कारण जो काफी स्टूडेंट थे हमारे स्कूल में इनरोल नहीं हो रहे थे। तो इनरोलमेंट तो शुरू से ही हमारी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट थे जो मतलब स्कूल में मतलब इनरोल नहीं होते थे, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं था। तो इनरोल फिर बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी अच्छा माहौल ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अभी जब से यहाँ पर हम स्कूल में आए हैं तो हमारी इनरोलमेंट भी और ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अभी यही है कि हमें कि हमारी हम जो जिस हिसाब से देख रहे हैं तो हमारी इनरोलमेंट और भी आगे बढ़ेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर में भारी बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जल जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाके जैसे कदवई नगर, गोविंद नगर में सड़कों पर पानी भर गया है। जल प्रभाव के कारण स्कूली बच्चे, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को, दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
शाबाश, ये सरकार है बीजेपी की। आदमी है तुमको जा रहा हो। वो शाबाश भैया भैया। हाँ भैया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्वालपाड़ा में पैकन रिजर्व फॉरेस्ट से हटाया गया अतिक्रमण। असम के ग्वालपाड़ा जिले में प्रशासन ने पैकन रिजर्व वन क्षेत्र में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रभागीय वनाधिकारी तेजस्वी स्वामी ने के अनुसार ये इलाका पिछले 1980 के रिजर्व घोषित किया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका था। करीब 140 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध ढंग से मानव बस्तियां बनाई गई थी, जिससे इस क्षेत्र में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ी।
रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो ऑलमोस्ट 1982 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे बहुत एनक्रोचमेंट, ऑलमोस्ट 140 एरिया हेक्टेयर का एनक्रोचमेंट था। तो इसको अभी हम लोग गोलपाड़ा, तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हाथी और ह्यूमन और कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देश में सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इसके लिए हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि मैंने ऑल द जो भी एनक्रोचमेंट है तो इसको क्लियर करना चाहिए एंड फॉरेस्ट को रिवाइव करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आज ही लोग के आज तक हमारा ऑलमोस्ट 650 हेक्टेयर ऑलरेडी एनक्रोचमेंट क्लियर हो गया है एंड आज को मिला के हमारा टोटल 790 to 800 हेक्टेयर हमारा एरिया क्लियर हो जाएगा। एंड ये एरिया को भी फॉरेस्ट रिवाइव, पूरा जो भी मैनमेड स्ट्रक्चर्स है इस सबको क्लियर करके यहाँ पे फॉरेस्ट रिवाइवल करने के लिए अभी प्रोसेस शुरू होगा। सर, ये एविक्शन कितना दिन चलेगा? ये हमारा टारगेट है कि हमारा टोटल जितना भी मशीन्स लगे हैं आज मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम मे बी बाई इफ रिक्वायर्ड टुमारो। सर, आज कितना एक्सकेवेटर यूज़ कर रहे हैं सर? यहाँ पे 40 एक्सकेवेटर सर एंगेज। सर, कितना हेक्टेयर लैंड आज ये एविक्शन हो रहा है? अराउंड 140 हेक्टेयर विल बी एविक्टेड। सर, 140 हेक्टेयर क्लियर होगा आज। और कितना हाउस होल्डर है यहाँ पे सर? यहाँ पे टोटल फैमिली 1080 है एंड टोटल जो स्ट्रक्चर्स है ह्यूमन में मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो है वो 2700 है। सर, व्हाट अबाउट से ऑन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट in Golpara is one of the highest, so that's the reason we are going to we have got direction also to remove all encroachment from our reserve forest area so that the forest can be revived so that the elephant will get a breathing space. So on that direction we already cleared 650 hectare till today, till before this, including this eviction we will be clearing the total area will be 800 hectare which will be free of encroachment. Today I will be clearing 140 hectares. So the entire area will be cleared of human man-made structures and the work will be taken up for revival of the forest area. Specifically our stress is on creation of bamboo forest. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठे सवाल। 12 जून को हुए AI-171 विमान हादसे की AAIB द्वारा जांच की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब पीड़ित परिजनों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस हादसे में अपने माता पिता को खोने वाले यशपाल सिंह ने कहा कि उन्हें सरकार और जांच एजेंसियों से कुछ अहम सवाल के जवाब चाहिए। रिपोर्ट में एक पायलट द्वारा दूसरे पायलट को ये पूछने का जिक्र है कि क्या तुमने स्विच बंद कर दिया। जी, आपका नाम? यशपाल सिंह, अर्जुन सिंह वासंदिया। यशपाल सिंह, जो प्लेन हादसा हुआ सर उसमें आपके परिवार में से किसकी डेथ हुई थी और अभी रिपोर्ट आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, तो लास्ट एग्जैक्ट आज 1 मंथ होने जा रहा है। मेरे मेरे फादर का नाम है अर्जुन सिंह उदय सिंह वासंदिया एंड मेरी मदर है दिव्याबेन अर्जुन सिंह वासंदिया, जो लास्ट मंथ में 12 जून 2025 को AI-171 प्लेन में लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ था। तो अभी मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मुझे भी मैंने कुछ क्वेश्चनर बनाए हैं कि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना भी जो भी कुछ नॉलेज है उसके मुताबिक मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से और जांच एजेंसी से कि अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इशूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली मैंने न्यूज़ में एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्लेन में एयर टर्बाइन जो वो वहाँ पे रैम एयर जो है वो दिखाई दिया था। ये टर्बाइन एक इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके लिए वहाँ पे उसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे फेल हुआ है। तो पावर सप्लाई फेल हुआ ये भी एक टेक्निकली इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये भी एक जांच के विषय में एक है। सेकेंडली यहाँ पे ATC है, ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उन्होंने जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले ATC यहाँ पे जांच करती है सभी चीज़ों की, कि प्लेन में जो भी उनकी SOPs है, उनकी जो चेक सीट है, उसके मुताबिक वो जो दायरे में सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो वो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। जो ये प्लेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक सीट के हिसाब से जो भी इंजन का वो सब चेक हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी चीज़ों की आंसर मिलना चाहिए। और मुझे एक ऐप के माध्यम से पता भी चला कि डेली 10 मिलियन लोग फ्लाइट में मुसाफर करते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ये फिगर है। तो अगर हम लोग इसको लापरवाही से लेंगे, अगर फ्यूचर में कुछ एक्शन ना लेंगे तो कभी भी ये ऐसी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने तो मेरे घर के मेरे माता पिता को मैंने घुमाया है, तो मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में कोई फैमिली अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना घुमाए, उसके लिए उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से और जांच एजेंसी के यही आशा रखता हूं। धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर मुरादाबाद प्रशासन तैयार। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस बार की यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए जिले के हर थाना और तहसील स्तर पर संवाद कायम किया गया है। उन्होंने कहा, हमने पूरे कांवड़ माह के दौरान स्वास्थ्य को पारदर्शी रखा है, लोगों को सभी निर्देश से अवगत करा गया है। ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांवड़िए जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। जो मेरठ और सहारनपुर के रास्ते जो लोग जाते हैं वो 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं। इस पूरे कांवड़ के माह के दौरान सबसे पहले तो हमने हर एक अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को परिचित कराया है विभिन्न माध्यमों से। रूट डाइवर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ मार्ग है जिससे कांवड़िए गुजरेंगे, जो चिन्हित मार्ग है, उससे किसी तरीके का क्लैश न होने पावे। और इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उस समय किस तरीके का डाइवर्जन प्लान रहेगा। हरिद्वार से लेकर और बाकी अगल बगल के सभी मंडलों जिलों सबसे कई बार वार्ता हो चुकी है। निचले स्तर पर ग्राम प्रधान से लेकर कांवड़ समितियों से लेकर जो लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं उन लोगों तक वार्ता हुई है। प्रत्येक थाने प्रत्येक तहसील के द्वारा वार्ता की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा प्रयास ये है कि जो जल लेके जाएंगे इस पूरे दौरान भगवान शिव को चढ़ाने अर्पित करने, उनमें से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर साथ ही साथ जो सामान्य जन है उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी भी तैयारी की है। डाइवर्जन प्लान जो रूट का होगा वो पहले से ही सबको बताया जा चुका है और कंटिजेंसी प्लान भी हमारे तैयार हैं। जो बीमार हैं उनको निकालने या जो किसी तरीके की आपदा में या किसी आकस्मिकता की स्थिति में के जो प्रबंध हैं वो सारे कर लिए गए हैं। सभी मार्गों पर जो आपूर्ति है, आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था कर ली है कि इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आपूर्ति न बाधित हो। जहां दो समुदायों के बीच का कोई ऐसी आशंका है उसको भी निर्मूल कर रहे हैं, दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक समुदाय, खासतौर से जो दूसरा वर्ग है, वो जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको जगह जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट में नहाने स्नान आदि की व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो इस बार की कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक घटना जो एक्सीडेंट की है वो इस मंडल में होती है और उसका कारण डाक कांवड़िया है। सभी से अपील की जा रही है कि भक्ति में कोई तेजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि 24 घंटे में 48 घंटे में आप लेके पहुंच जाएंगे जल। भगवान शिव भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपाधापी और तेजी करेंगे इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पीछे जितने भी एक्सीडेंट के कारण थे वो यही थे। हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं सभी ड्राइवरों की लगातार निगरानी और चेकिंग की जाएगी कि कहीं कोई रैश ड्राइविंग, कहीं कोई शराब पी के गाड़ी चलाना ना करे। मार्ग में पड़ने वाले सभी जो मादक
पदार्थों की बिक्री करने वाले जितनी भी दुकानें हैं उन सबको यथारूप उन सबको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि किसी तरीके का वहाँ पर की गड़बड़ी ना होने पावे। मांस मदिरा की सभी दुकानों को ताकीद कर दिया गया है। ढाबों पर भी लोगों को बता दिया गया है कि कांवड़ियों की भावना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न होने पाए। और इसके साथ ही अगर कोई इसके बहाने उपद्रव करेगा उससे भी निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। एक मीटर के हिसाब से हमने मैपिंग की है। सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कोई अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसको कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे जगह जगह पर हमारे जो LIU के लोग हैं वो हर जगह पर विद्यमान रहेंगे। कहीं कोई बाहरी जो डिस्टरबेंस है उसकी आशंका को भी पूरी तरह निर्मूल करने के सारे प्रबंध किए गए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी नहीं है कि डीजे की हाइट और डीजे की चौड़ाई, डीजे पे बजने वाले गाने, लोगों को उकसावा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इसके लिए जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहां से ये कांवड़िए उठेंगे उसी जगह पे हम सबसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि कोई भी, उसमें कई सारे पहलू जुड़े हैं। हाइट तो हो ही ना, इसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ है। बिजली के तारों से टच करके कई बार करंट लग के लोगों की मृत्यु हुई है। चौड़ाई होती है, कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेतरतीब अगर उसकी डिजाइन की गई है तो जैसे आगे पतला पीछे चौड़ा जैसी अगर व्यवस्था की गई है तो इस बार सभी को समझाकर उसको बेहतर शेप में, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति। और जो हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं या लेके जाते हैं उसमें भी भगवान शिव के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश और सभी को ये समझा रहे हैं कि एक तो आपके डीजे की हाइट 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये बेहतर होगा। अधिकतम 12 फीट की उसकी है, लेकिन अधिकतम न जाए तो अच्छा है, 10 फीट से कम ही रहे। बहुत ज़्यादा डीजे के कंपटीशन, ये भक्ति के लिए कंपटीशन होना चाहिए। ये किसी का डीजे कितना ऊंचा और चौड़ा है इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये सबको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि डीजे में गाने बजने चाहिए, वो भक्ति भाव के गाने बजने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सब स्तर पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति के ही गाने, क्योंकि आप भक्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं तो सिर्फ भक्ति का होना चाहिए। परमार्थ, कंपैशन, लोगों से भ्रातृत्व भाव, भगवान शिव की जो मूल जो संदेश है कि भगवान शिव सबके हैं, चाहे वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच जब सबके हैं, तो सभी को अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से अगर ये पूरा किया जाए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो जैसे जो बात डाक कांवड़ के साथ है, जो बात स्पीड के साथ है, जो बाइक की साइलेंसर खोल के चलने वाले हैं उनके साथ है, वो सब तो कर ही रहे हैं। और यही रूल डीजे के साथ भी लागू होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक तो शुरुआत होने ही न पावे, और यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करें। साथ ही डीजे जो लोग सप्लाई करते हैं उनको ताकीद किया गया है कि उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, चाहे किसी के कहने पर भी, अगर उन्होंने वायलेशन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, कहीं घाट जलमग्न। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जलस्तर प्रतिदिन 1 फुट की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन अब ये रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, फिर भी खतरा बना हुआ है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंजन बंद था लेकिन पायलटों ने नहीं की कार्रवाई। 12 जून को हुई AI-171 विमान हादसे को लेकर AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट अब सवालों के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद विमानन विशेषज्ञ एहसास खालिद ने एक गंभीर दावा किया है। उनका कहना है कि पायलटों को ये पता था कि विमान के इंजन की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन ये और भी चिंताजनक है कि उन्हें ये भी स्पष्ट रूप से मालूम था कि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की थी। Well, it is a toggle switch. Toggle switch means it is a switch which you lift up and then you move and then it goes in its slot. Then you lift up and move it. It's not easy to be moved. It has to be a deliberate action of moving it, and it is not something that if something fails then it will move. So the switch, I wish I could show you what the switch looks like, but you would be able to find the video of it, of the switch. And it is, it is almost about an inch long lever that you have to pull it and move it up and down. So, for the very first and at a first glance, can we say that this report very indicates that it is a human error, like it's a pilot-based error, sir? No, any kind of a suggestion like this will actually go on to say that, it was a suicide. Very simple as this. Because that switch has no relevance. That switch does not, it is error is a word in which, we do by mistake. By mistake you cannot climb to 10th floor. Okay, it has to be an intentional activity to go to 10th floor from ground floor. Isn't it? So there is no unintentional, and here the pilot is denying.
in the cockpit, the pilot is there is a discussion, because when the pilot flying feels that there is no power, he says, obviously he says, why did you cut off? He says, I didn't do it. So there is a denial from the pilot side also that he did not do it. So whatever happened automatically. All I am saying is automatically the switches don't move. The very question which I was referring to, sir, that both the pilots were discussing that the second pilot was saying that he didn't move it. So Correct. how this fuel switch got moved? And No. if the cockpit voice recording is telling that pilots were conversating about this very fuel switch, and it was very 92 seconds in which all this got happened, sir. And the same question which I have asked you many times, sir, that if this flight will be in mid-air, can we have more time to adjust it all and fix it also? Yeah, so if this aircraft was in mid-air and like 35,000 feet, 40,000 feet, and both engines did fail, then the memory items does say move these switches to off and move it to run. And that is the procedure for relighting or restarting the engine. So if the switches had been moved, even in this case, it would only be in the process of getting the power back. But that is post and happening of engine failure, not before. What now for this accident, sir? And what are the takeaways after this accident, sir? Yeah, and when we talk about the very aviation sector, very aviation industry, sir. So how do you look at this very particular accident after this report, sir? After this report, I think there will be more questions asked there as to why the engine failed, because before this there were so many questions to be asked or speculations were there. Okay, definitely the pilot community will be unanimous in its opinion that it is not an inadvertent action of moving the switches up and down. Okay. And the engines could shut automatically, or electrical signals or the computer signals can be wrong, but it cannot move the switches up and down. So we need more clarity on it. Was it the fuel switch, or was it the fuel shut-off valve that the AIB means? Can it be something else from the aircraft side as well? Because it's a very, very used thing. And when we talk about the Boeing, this particular aircraft, you have always defended this aircraft, sir, and I have always asked many questions from the point of view, from the Dreamliner point of view, sir. Look, even with this particular accident, this continues to be the safety, as per the safety record, it continues to be the safest aircraft in the world. That is one. That is Boeing 787. Okay. However, if there was a problem with the engine and or the engine logic system or the fuel supply logic system, I don't know. They need to investigate, because things do go wrong, and whether they go wrong because there was a design fault, then Boeing will have to do something about it. If it goes wrong, because here the fuel switches cannot move on its own. Okay, sir, thank you so much for giving your time today, and sir, we appreciate. Thank you. Okay, very good morning. Once again, we are back with the report. AIB preliminary report has clarified few speculations, which is out of the window now. There was no sabotage, there was no fuel contamination, there was no flap misconfiguration, there was no problem with the aircraft maintenance. Aircraft was producing full power and it achieved the right speed, and it got airborne, and first 3 seconds of its flight was absolutely normal. Now this is conclusively proven by the AIB report. In the time stamp of 0842, that is 3 seconds after takeoff, the AIB report states that the power, the engine run cutoff switch, fuel switch transitions from the run to cutoff within 1 second. That means within 1 second this switch moved its position.
there is no automatic movement of the switch. The switch is a physical switch and it cannot move inadvertently or because of any failure or because of any malfunction. What is conclusive is that at that particular instance, the aircraft stopped to produce power. It was producing 100% power or thrust, and thereafter it started to reduce power, at which the AIB says the pilot asked the other pilot, why did you cut off the switch? Pilot said, I didn't do it. That means pilots were aware that the aircraft engine power has been lost, and pilots also were aware that they did not do any action to cause this. From thereafter, for next 10 to 14 seconds, engines were not producing power, and the aircraft eventually lost lift and speed, and then it continued to descend. The AIB report says that the switch transitioned from off to run, and aircraft was trying to start itself, and in the process it went to collide. When it collided, the switch position was at the run position. The AIB report to me is only conclusive to say that the accident happened because both engines lost power. This stage is not there to find out why did it lose power. Both did lose power. Any suggestion, any kind of an commentary, any kind of an speculation that pilots killed the engines 3 seconds after takeoff is totally incorrect. It is not a possibility. It is not a technical possibility that the switches which can be moved from one position to another on its own. Maybe the AIB should have clarified, or maybe it will clarify in due course of time, that it was not the fuel cutoff switch, but the fuel shut-off valve that probably switched off while the fuel cutoff switch continued to remain in its position. That being said, I think one thing is conclusive, that we have lost the power and the aircraft went down. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को तारों से मुक्त बनाएंगे बोले। दिल्ली अब जल्द ही ओवरहेड तारों से मुक्त हो सकती है। राजधानी में बिजली और टेलीफोन की उलझी हुई तारों से जाल छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक विजन है कि दिल्ली एक दिन पूरी तरह से ओवरहेड तार मुक्त हो। आज का ये कार्य जिसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाना है, एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए, एक सोच है, एक विजन है कि वायर फ्री, ओवरहेड वायर फ्री। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में वेलकम इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम इलाके में आज सुबह करीब 7:30 बजे एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटना जनता कॉलोनी की गली नंबर 5 में हुई। सुबह करीब 7:15 7:30 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है, और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अभी उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, कितने लोग अंदर दबे होने का संख्या? 3 या 4 आदमी अभी दबे हो सकते हैं। सर, जो निकाला उनको कैसी हालत है उनकी? अभी ठीक है, अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से ठीक हालत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ओडिशा की सांस्कृतिक और परंपराओं का सम्मान नहीं करते और उनके हालिया दौरे ने इसे फिर से साबित कर दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इतने ज्ञानी नहीं है, वे वही बोलते हैं जो उनकी टीम उनके लिए लिखती है।
देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई कम है, उनका कोई प्रस्तुति कम है। उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है, उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है, उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने और स्वयं इतने अपमानित किए हैं। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यह ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं, तो उनको महाप्रभु जी की जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहाँ तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पुरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? सर, रथ यात्रा के बारे में भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि अदानी के लिए रथ को रोक दिया गया। देखो, दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? जिनको उड़िया भारत की भाषा, साहित्य, सभ्यता के बारे में जो अवगत नहीं है, जो अहंकारी है। इसलिए मैंने कल कहा था, नाचना जाने अंगन टेढ़ा। पढ़ाई नहीं है, लेकिन उनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है। पढ़ाई आता नहीं, हमारे उड़ीसा में कहा जाता है पाठो कम बस्तानी बड़ो। पढ़ाई कम होता है लेकिन स्कूल बैग बहुत बड़ा है। उनकी स्कूल बैग की बोझ से वो दब रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ओडिशा को अदानी चला रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छत्तीसगढ़ में उनकी शासन था, कौन चला रहा था? अभी उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या स्टैंड लिए थे उस कंपनी की CSR के बारे में तेलंगाना में? देखो, इंडी पार्टी के लोग क्या तय कहते? देखो, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये दिवालिया लोग हैं, ये देश की विकास नहीं चाहते हैं, गाली गुलज और द्वेष की राजनीति को विश्वासी है। उनको महाप्रभु जगन्नाथ निश्चित रूप में कल सद्बुद्धि काल कुछ दिए होंगे, शायद वो सुधर जाएं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर। पवित्र मंदाकिनी नदी इन दिनों उफान पर है और इसी के साथ ही चित्रकूट के निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, घरों में पानी भर गया है, दुकानों में कागज कामकाज ठप हो गया है और सड़कों पर नाव जैसी स्थिति बनी हुई है। थोड़ा दृश्य बना लीजिएगा। संदीप भाई लगे ये माइक डाले होगा।
लग रहा है का 2 या 3 बार आपको अगर 5 दिन में खुला तो 5 दिन में ना खुले मोदी जी का ये चट्टी में घूम रहा है समझो नहीं जब तक बाढ़ नहीं एक काम करो पहले देख कूद के देखो कूद के देखा 3 मिनट में पुल के नहीं नजर आइयो 3 मिनट में पुल के पार अगर फाइट कर रखो तो ट्राई कर देगा तो कूद के लेवल चेक करना चाहिए नीचे कितना लेवल है कितनी हमरे माथे आज हैं प्रशासन सब वहाँ जा रहे हैं लोग कहाँ से खींच लिया जंगल बस बाहर आ जा मानी पानी आ गया Lumba, lumba, kumba, kumba, kumba. कुल ज्यादा तो कुल एक खाता बचा है हाँ ये क्या दिन तक गिन
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल भरोसा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा किश्तवाड़ा रेंज में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल को नाम दिया गया है भरोसा, जिसका मकसद है महिलाओं के मन में पुलिस के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करना। डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन जैसे दुर्गम इलाकों में अक्सर महिलाएं अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत तो करने से कतराती है। जैसे क्राइम होता था तो आपने अपनी जुरिस्डिक्शन में जो आपका पुलिस स्टेशन है वहीं FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आपके साथ क्राइम होता है, आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, आपके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपको जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। सो फर्स्ट जो लॉ है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद जो है रेजिडेंस ऑर्डर भी मिलेगा। सपोज किया कि आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और आपको घर से निकाल दिया है, किसी भी फीमेल को घर से निकाल दिया है, तो उसमें रेजिडेंस जो मतलब अल्टरनेटिव हाउस होल्ड है वो मिलेगा। ठीक है, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, केस हैज टू बी सॉल्व्ड। मतलब नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 181। तो इन केस ऐसा कुछ होता है, आप कोई सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आप इस नंबर को डायल करिए, इमीडिएटली आपके ग्रीवियंसेस एड्रेस होंगे। देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नंबर दिया गया है 112, तो उसको भी आप डायल करके आप इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हो। देन उसके बाद है वुमेन हेल्प डेस्क, जैसे कि ये जो है हर पुलिस स्टेशन में है आजकल वुमेन हेल्प डेस्क। इसका काम क्या है, ये स्पेशली फीमेल जो है उनकी प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। एक और ऐप है जो है रक्षा, उसमें क्या होता है कि आप इन केस आप कहीं फंस गए हो, कहीं आप ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे आपको सेफ फील नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा कि आप एक सेफ्टी अलर्ट भेजेंगे। सेफ्टी अलर्ट भेजते ही आपके जो भी सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके, उनको एक अलर्ट चला जाएगा और जो भी अथॉरिटीज होंगी वो आपकी हेल्प के लिए आएंगी। उसमें बड़े विस्तार से आपको हर बात, हर पॉइंट, हर चीज़ आपको बड़ी विस्तार से समझाई और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से इस बात की समझ भी आ रही है। एक माध्यम हो, ये बातें आप जाके अपने घरों में, अपने समाज में, और ये सारी चीजें जो आपने यहाँ से सीखा है, जो जागरूकता आपने यहाँ से पाई है। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की जागरूकता बहुत जरूरी है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले का जो क्षेत्र है, हमने देखा कि वो बहुत ही पहाड़ी, ग्रामीण, दूर दराज है। बहुत हद तक हमने देखा, जो हमारा तजुर्बा था, जिस तरह से हमने क्राइम को, उसके पैटर्न को एनालाइज किया, ये पता चला कि महिलाएं आगे नहीं आती है अगर उनके साथ कोई भी चीज़, कोई भी कानूनी अपराध हो रहा है, चाहे वो घर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो आगे आके कंप्लेंट्स करना, इसमें हमने थोड़ी सी कमी पाई। अब इस कमी को दूर करने के लिए जो सरकार की नीति है, उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज की तरफ से हमने एक पहल की। उस पहल का नाम हमने भरोसा रखा, तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को पुलिस के प्रति एक ट्रस्ट की और एक कॉन्फिडेंस की भावना उनके मन में हो कि अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होगी और हमें न्याय देने में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होगी वो करेगी। हमारे पास जो महिला पुलिस अधिकारी है, उनका एक विशेष ट्रेनिंग का सत्र हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से आयोजित किया। उनको पहले ट्रेन किया गया कि आपको किस तरीके से महिला सुरक्षा को और उनकी जागरूकता को महिलाओं तक, दूर दराज तक पहुंचाना है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गांव में और डोर स्टेप तक जाके जो हमारे महिला अधिकारी हैं, उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया है। अभी तक हमने डोडा, किश्तवाड़ और रामबन 3 जिलों में 100 से भी अधिक जागरूकता सत्र का आयोजन किया है। 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने उसमें भागीदारी की है। हम चाहते हैं कि जिन महिलाओं ने यहाँ पे भागीदारी की है, वो जो 5000 प्लस अधिक महिलाएं हैं, वही महिलाएं महिला सुरक्षा की एम्बेसडर बन के अपने गाँव में, अपने पड़ोस में, मोहल्ले में एक दूत की तरह काम करे और महिला सुरक्षा को आगे बढ़ाए।
हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी अगर घर में या शैक्षणिक संस्था में या जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा हो, तो वो अन्याय वो जो सरकार ने उनके लिए सुविधाएं जो रखी है, जिसमें कि महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन है, भरोसा सेंटर है या सखी सेंटर है, और साथ साथ ही पुलिस जो कि सबसे पहला कदम है न्याय की तरफ, उसको अप्रोच करे। हमारे हर थाने में महिलाओं के लिए विशेष डेस्क एस्टेब्लिश्ड हैं। हर एक थाने में अब महिला अधिकारी पोस्टेड हैं और कोई भी बात जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी उनकी ग्रीवांसेस या कंप्लेंट्स होंगे, उन बातों को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में हमने अपने अधिकारियों को भी उसमें ट्रेनिंग दिया है। एक सशक्त समाज बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना, जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी लगा, इसीलिए हमने भरोसा ये एक पहल की। भरोसा पहल के तहत हम यही चाहते हैं कि स्कूली बच्चे, खासकर जो एडोलेसेंस एज में होते हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखे, वो अंतिम कदम आत्महत्या की तरफ भी कभी कभी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके अंदर जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि आपको मदद मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगी। अगर आपकी कोई परेशानी है तो उसके लिए स्पेशल वुमेन हेल्पलाइन है, उसके ऊपर आप अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस आपके साथ खड़ी है। तो आप अंतिम कदम ना उठाएं, सरकार की इन योजनाओं का लाभ लें और साथ ही साथ आप ही आगे जाके भविष्य बनने वाले हैं, मुस्तकबिल बनने वाले हैं हमारे समाज का। तो आप अगर जागरूक होंगे, तो कहते हैं कि एक महिला अगर जागरूक होगी तो पूरा घर जागरूक होता है। तो यही जो स्कूल की आज की बच्चियां हैं वो आगे जाके हमारा भविष्य बनाने वाली है। उसी वजह से हमने विशेष तौर पे जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको जागरूक करने के लिए महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढहा, अब तक 20 लोगों की जान गई। गुजरात के पादरा में 9 जुलाई को सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जब महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुल पर कई वाहन गुजर रहे थे। पुल के गिरने से ही 2 ट्रक, 2 वैन और कुछ 2 पहिया वाहन सीधे नदी में जा गिरे। इस दर्दनाक घटना में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लापता है। स्थानीय प्रशासन, NDRF और SDRF की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत ने बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। गहलोत ने कहा, भाजपा जिस तरह से नीतीश कुमार को आगे रखकर शासन चला रही है उसे देश वाकिफ है। बिहार का माहौल अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है। कमाल कर पाएंगे, लगता है सही है, क्योंकि जो गवर्नेंस चली है, नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका नाम आगे रख कर के गवर्नेंस चलाई है बीजेपी ने, सबको मालूम है। बल्कि बीजेपी ने उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट को जो है अंदर से अंदर तोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आता है। तो पूरा माहौल ऐसा रहा पिछले 2-2.5 साल से, तो कि जिससे गवर्नेंस में बहुत बाधाएं आई, लोग दुखी हो गए। इसीलिए आप देख रहे हो, इंडिया गठबंधन जैसे पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने 5-6 रैलियाँ कर ली, वहाँ पर 5-6 रैली कर ली। पर जैसे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कैंपेन शुरू किया, तो जनता का माहौल एकदम ओपन हो गया, मतलब एक बदलाव हो गया। तो जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उससे लगता है कि लोग अंदर ही अंदर लोग दुखी थे और वो दुख उनका बाहर आ रहा है और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहा। मैं गया था पटना, तो मैंने देखा वहाँ बात की मीडिया वालों से भी, सबसे, तो लगा मुझे कि इस बार बदलाव हो सकता है। बदलाव होना आवश्यक भी है, देश हित के अंदर भी है, कि जो हालात बन गए महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, आर्टिकल लिखा है। अब बिहार में जो FIR करने की शुरुआत करी, एक मजाक बन गया है पूरे देश के अंदर। क्या मजाक है कि आप इलेक्शन कमीशन 1 महीना पहले
FIR शुरू कर दे, जहाँ कल लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग जो है उनका आप सर्वे कर रहे हो, जो असंभव है। असंभव काम आप कर रहे हो पब्लिक को नाम काटने का। नाम जोड़ने का करता लोग फिर भी सहन कर लेते। नाम जिनके हैं 10 चुनाव में वोट दे चुके हैं, 10 चुनाव में, उनके नाम को आप उनके माता पिता का और सब बातें लंबी चौड़ी पूछी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहना पड़ा कि ये मेरे पास भी नहीं है, इससे बड़ा कटाक्ष क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो जो हालात बने देश के अंदर, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो इलेक्शन कमीशन को भी, जुडिशरी, CBI, ID, ED, इनकम टैक्स, सबको मजबूत करना पड़ेगा। ये सब हमारे प्रीमियर एजेंसियां हैं, ये तीनों एजेंसियां हैं, तो इनका भी बहुत दुरुपयोग किया गया। तो कहने का मतलब है कि देश में हालात जो है वो चिंताजनक बन गए हैं, डरावने बन गए हैं। लोग विश्वास एक दूसरे पर नहीं करते हैं। पति पत्नी भी कहते हैं कि फेस टाइम पे बात करो। ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब है कि लोगों में अविश्वास है। पता नहीं हमारा फोन टैप हो रहा होगा, हो रहा नहीं हो रहा अलग बात है, पर ये भावना आना देशवासियों पर, ये बात बीजेपी को, शासनकर्ता को सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और क्या लोग सोचते हैं आपके बारे में। सर, एक लास्ट सवाल बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ था, क्योंकि गठबंधन आप बता रहे हैं कि वहाँ की भी जनता, लेकिन जहाँ टिकटों के बंटवारे की बात आती है वहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आ जाता है। देखिए, इस बार मैं समझता हूँ कि सब बातें बहुत स्मूथली होगी। मुझे विश्वास है कि स्मूथली होगी। बहुत अच्छा, थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में किराने की दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या। पटना के रामकृष्ण नगर में एक किराने की दुकान के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही एसपी पटना ईस्ट परिचय कुमार और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक को किसी अज्ञात हमलावर ने मोटरसाइकिल पर आकर गोली मारी। दुकान में कहीं डकैती या लूटपाट के सबूत नहीं मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसूचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है रामकृष्ण नगर थाना, डीएसपी साहब और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पर आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट केसों की बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके ने गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं किया गया था। तो इसका मोटिव क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम था और कहाँ से था? जी, इनका नाम विक्रम झा बताया जा रहा है और ये मूलतः दरभंगा के रहने वाले दरभंगा के रहने वाले यहाँ पे किराए पे ये अभी 1 साल से यहीं पे अपनी दुकान खोले थे और दुकान के ऊपर ही किराए पे फैमिली के साथ रहा करते थे। जितने बरामद नहीं हुआ अभी तक, हमने एफएसएल की टीम को ही बुलाया है। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की अच्छे से जांच की जाएगी। एक पिलेट घटनास्थल से बरामद हुआ है, तो कितनी गोली लगी थी ये पोस्टमार्टम के बाद ही डेफिनेट रूप से आंसर किया जा सके। जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया है, बट हो सकता है कोई लाइनर भी हो। इस बात की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा सकेगी। कोई लड़ाई झगड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल थाने के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन या शिकायत पूर्व में थाने में दर्ज नहीं की गई थी। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच